औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूँगी कि हम कब ये सोच सकते हैं, कब इमेजिन कर सकते हैं, कब उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, इसकी थेरेपीज़ हो रही है, तो हमारा बच्चा कब बोलना शुरू होगा, हमारा बच्चा कब नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ़ अपनी स्पेंड करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ कि अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है और आपको ये चीज़ पता चली है, डायग्नोज़ हुआ है 2 साल में, 2.5 साल में, तो आप ये मत सोचें कि भई आज से हमने थेरेपी स्टार्ट करवानी है, तो आज से हमारे बच्चे में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम से कम नॉन वर्बल बच्चों के लिए जो नहीं बोलते, जिनकी स्पीच डिले है या जो कम बोलते हैं, कुछ भी, उसके आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होंगे 3 साल के बाद। और कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही नॉन वर्बल है, मतलब कोई एक लफ्ज़ भी ऊ, आ भी नहीं करते, उनके लिए आप 3 साल के बाद भी उम्मीद मत छोड़िए। वो बच्चे 5 साल तक भी मतलब अपनी जो है लैंग्वेज डेवलप करते हैं। आपको डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, यार 2 साल हो गए हैं, बच्चा बोल ही नहीं रहा, बच्चा बोल ही नहीं रहा। कोई मसला नहीं है, नहीं बोल रहा ना, कुछ सीख तो रहा है ना। मैंने खुद अपने मतलब मैं जब एज़ अ प्रिंसिपल काम करती रही हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे बच्चों के एडमिशन किए हैं जिनको अपना नाम तक नहीं बोलना आता था। और लिटरली विदिन 2-3 ईयर्स वो बच्चे पूरा-पूरा कलमा सुनाते थे और सारी उनको बुक्स और ओरल बुक्स सब कुछ आता था। और वो नॉर्मल थे बच्चे, सिर्फ़ उनकी स्पीच डिले थी, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरा बच्चा बोल नहीं रहा तो बस ये पूरी उम्र ही नहीं बोलेगा। भाई इतनी जल्दी डिसहार्ड नहीं होते, आपके बच्चे हैं, आपने उन पे काम करना है। ऐसा मत सोचिए कि ये काम मैं काम कर रही हूँ, 2 साल से कर रही हूँ, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दफ़ा मारो। ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। जब आपने उम्मीद छोड़ दी ना, तो फिर समझे आपका बच्चा गया। अपने बच्चे पे काम करना नहीं है आपने छोड़ना। और स्पीच जो है मैंने आपको बताया है, कुछ बच्चों को 3 साल में डेवलप होती है, जिनकी थोड़ी-थोड़ी सी ऊ, आ जो मतलब बोलते हैं, माँ, बा, रिपीट करना शुरू कर देते हैं वर्ड्स को। कुछ की 5 साल में होती है और कुछ की 9 साल में भी होती है। कहते हैं ना 5 साल तक। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 5 साल के बाद जो वो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, उनको नॉन वर्बल ऑटिस्टिक चाइल्ड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नॉन वर्बल रहेंगे, वो बच्चे 9 साल की उम्र तक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, अपने बच्चे पे काम करना है। और सेकंड मैं आपको बताऊँगी, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। लाइक उनको काम करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन है ना, हालाँकि वो हाइपर एक्टिव कम है दूसरे बच्चों से, लेकिन उनका जो ब्रेन डैमेज है ना, वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से उनकी सीखने की जो तरीका होता है वो स्लो होता है, ठीक है? जो कुछ बच्चे होते हैं वो 2 माह में नॉर्मली सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको सीखने के लिए कम से कम 6-7 माह एक एक्टिविटी को सीखने के लिए लगते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल ही वो है, नालायक है या कुछ भी। आपके बच्चे का ब्रेन डैमेज ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए आपको डिसहार्ड नहीं होना, अपने बच्चे के साथ हम्बली काम करना है, इंशाल्लाह आप सबको रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं ज़यान के। जब मैं आपको ज़यान की स्टोरी बताती हूँ, ज़यान को जब मैं हॉस्पिटल लेके जाती थी, तो लिटरली किसी एक्टिविटी में नहीं ना उनके साथ कोऑपरेट करता था, बैठता नहीं था। कुछ पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हॉस्पिटल में काम कर लेते हैं, थेरेपी सेंटर्स में काम कर लेते हैं, घर नहीं करते, और मेरा ज़यान घर कर लेता था, वहाँ पे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो बुलाते एक तो ऑन ऑफ थे, काफ़ी गैप के साथ, मैं खुद भी काफ़ी गैप के साथ जाती थी। जिसकी वज़ह से ये होता था कि ये उस जगह को कम देखना, उन लोगों के साथ कम मिलना, डॉक्टर्स वग़ैरह के साथ, तो ये हाइपर हो जाता था, बैठना ही नहीं, चलो, चलो घर चले, चले, चले मम्मा चले, बस इसके मुँह से और कोई बात नहीं निकलती थी। दरवाज़ा खोलो, जाना है, मम्मा साथ जाना है, बस मुझे जाने दो। और मुझे कहता था चलो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। लेकिन फिर जैसे-जैसे मैं इसके साथ मतलब इसको लेके जाती रही, हमारा वहाँ पे जाना ज़्यादा हो गया। अब इसकी डॉक्टर्स के साथ फ्रेंडशिप हो गई, डॉक्टर्स को इसकी समझ आ गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना अच्छा घर में काम करता था, उतना ही वहाँ पे भी करके दिखाता है। और इवन दैट इसको मेरे से ज़्यादा पता है कि ये रूम नंबर 215 का रजिस्टर है, तो ये इनको ऐसे पकड़ाना है, ये इस रूम का रजिस्टर है, ये इनको देना है। तो इसको अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि कुछ बच्चे इसके साथ हैं जो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, कुछ बच्चे इसके साथ हैं जो इससे बहुत पीछे हैं अभी।
तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नीला है। ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, कि आया आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ किस लेवल पे है, ठीक है? तो डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना, मैं बार-बार आप सबसे ये कह रही हूँ। वो पेरेंट्स जिनको मतलब शुरू में पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, जिनको स्टार्ट में डायग्नोज़ होता है, जिनके बच्चों को उनको डिप्रेशन अटैक्स होते हैं, उन पेरेंट्स को मतलब डिप्रेशन अटैक हो गया, उनका बीपी लो रहना, ये वो। लिटरली मुझे जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था, मतलब मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। फिर फिर मुझे जब पता चला, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको ये स्टोरी सुनाई हुई है, अब मैं शॉर्ट बताऊँगी। तो मैंने खाना खा के नहीं देखा था 2 से 3 दिन, और मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या हो गया है? मतलब मैंने तो इसकी इतनी केयर की थी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? लेकिन कहते हैं जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है और जो अल्लाह ताला को सबसे अच्छी माँ लगती है, अल्लाह ताला उन्हीं से ऐसी आज़माइश लेते हैं। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपके बच्चों को शफ़ा दे, और हमारे बच्चों को भी शफ़ा दे, ताकि हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग की कंडीशन, और मेरी ये वीडियोज़ बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोग डिसहार्ट ना हो, प्लीज़ डिसहार्ट ना हो। बजाय अपने आप को डिप्रेशन में ले ले जाने के, अपने बच्चे पे काम ना कर, आप बीमार हो के आपके बच्चे को कौन देखेगा? कोई भी नहीं ना, उसको देखने वाले आप खुद ही हैं। तो अपने आप को ब्रेव करें, अपने बच्चे पे काम करें। ये हकीकत है, ये एक सच है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना है, और आपको इसके साथ लड़ना है। तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह के मुँह हैं, तरह-तरह की बातें हैं। इग्नोर करें सबको, टू बी ब्रेव, अपने बच्चे को लेके आगे चलें। इवन डैड के अगर हस्बैंड भी कोऑपरेटिव नहीं है तो छोड़े हस्बैंड को, खुद अपने बच्चे को लेके खुद जाएँ, जो भी कर सकते हैं खुद करें। तो बाकी इसके बाद जैसे आपको मैं बता रही थी कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा अब किस एज में डेवलप हो रहा है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते नहीं हैं, मतलब उनको एप्पल नहीं बोलना था, बट लिटरली वो कलरिंग इतनी अच्छी करते हैं, वो लिखते इतना अच्छे हैं कि आप कह ही नहीं सकते कि ऑटिस्टिक बच्चे की राइटिंग है। ठीक है? उनकी स्केचिंग इतनी अच्छी होती है कुछ बच्चों की। मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कुछ क्लिप्स लेके ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ ऑटिस्टिक बच्चों के। मेरे इर्द-गिर्द मेरे स्कूल में, अब तो ख़ैर मैंने स्कूल छोड़ दिया, बहुत से ऐसे केसेस थे, और मैं इंशाल्लाह मेरे करीब-करीब जितने भी केसेस हैं ना, मैं आप सबके साथ, मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ उन पेरेंट्स का, कुछ ना कुछ उन बच्चों का आप लोग के साथ डिस्कस करूँ, ताकि आप लोग को कुछ पॉज़िटिव वाइब्स आएँ, कुछ पता चले कि ये बच्चा हमारे बच्चे से कितना पीछे है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कैसे डील कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ अच्छी से अच्छी वीडियोज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई ना कोई तो डायरेक्शन मिलेगी ना किसी वीडियो से, कोई ना कोई तो, अगर मेरी एक वीडियो से एक पेरेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो राइटिंग जो है, अब मैंने जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ज़ियान ने इस एज में सीखी है जब वो 8 साल का होने वाला है। और जबकि अगर मैं कहती हूँ कि अगर राइटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करती है कुछ भी, तो शायद ये पहले सीख लेता, लेकिन नहीं। जो एज है, जो माइंड है इसका, जब इसको समझ आनी है ना, इसने तभी सीखना है। आप ये कहें कि भाई मैंने इस पे काम नहीं किया, इस वज़ह से बच्चा नहीं सीख रहा, तो ये आपने, किसी ने नहीं कहना कि हाँ, कि इरम तुमने बहुत काम किया है, तुम्हारा बच्चा बहुत बेहतर हो गया है। और ये किसी ने नहीं कहना कि इरम अपने बच्चे पे काम नहीं कर रही, इरम अपने बच्चे पे काम करो। उहुँ, अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या मैंने अपने बच्चे पे काम किया है? क्या मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है? कोई किसी को एप्रिशिएट नहीं करता, लोग सिर्फ़ डिग्रेड कर सकते हैं, वो ही करेंगे। आपने पॉज़िटिव रहना है, आपने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे मैं डेवलपमेंट्स का बता रही थी, स्टेजेस का बता रही थी, ये सब चीज़ें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी पेरेंट होपलेस ना हो, कोई भी पेरेंट अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके जाए, परेशान ना हो। वो पेरेंट्स जिनको अभी-अभी पता चला है हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो बराए मेहरबानी अपने नॉन वर्बल बच्चे को अच्छी से अच्छी थेरेपी दें, अच्छे से अच्छा उससे काम करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें। खुद, मुझे पता है जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ़ दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। हम लोग हम लोगों ने सारा घर का भी देखना है, दूसरे बच्चों को भी देखना है, और फिर हमारे ज़हन में एक ही चीज़ होती है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने बच्चे को ज़्यादा देना है। अपने ऑटिस्टिक बच्चे को थोड़ा-सा टाइम निकाल के ज़्यादा देना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
باقی ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے بچے کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔ جزاک